एनटीए ने अनाउंस करी जेई मेन 2022 की एग्जाम डेट्स। 16 से 21 अप्रैल व 24 से 29 मई के बीच करवाई जाएगी परीक्षा। Subscribe and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। जेई मेन 2022 का मेरे ख्याल से स्केड्यूल आप लोगों को पता चल ही चुका है और अब दिमाग में आता है कि क्या क्या चीजें करनी है, कैसे कैसे करना है, सो दैट कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए, राइट। और सब बच्चों का एम्बिशन रहता है और होना भी चाहिए कि भाई हम जो है कम से कम मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एटलीस्ट सब जगह हम 70 प्लस तो स्कोर करें, सो दैट कि 210 220 प्लस हमारा स्कोर आए, राइट। तो हमको क्या क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम रिवीजन करने भी जा रहे हैं या बहुत सारी चीजें रिवाइज भी कर रहे हैं तो एक्चुअली उसका कितना इंपैक्ट आएगा उसका हमारे को आइडिया नहीं है। उसका रीजन एक ये है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन करते वक्त अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ना चालू कर देते हैं और अगर सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो बाकी कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं, तो वो चीज एक बहुत दिक्कत आती है। तो हम लोग को सबसे पहले इस चीज में ध्यान रखना पड़ेगा कि बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपको तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने बैलेंसिंग का ध्यान रखा तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीजें जो हैं, आप जो नंबर सोच रहे हैं उसके आसपास आप पहुंच सकते हैं। तो बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप सिर्फ मैथ्स ही करते रहिए, तो फिर वहां पे एक दिक्कत आ जाएगी। तो हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरा क्या कहना है कि आपको इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी क्या चीज हमें ऐसी पढ़नी चाहिए सो दैट कि उससे हम डायरेक्टली बेनिफिट उठा लें। ये सब मैं ये सोचते हुए बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपका जो कोर्स है वो 50% 60% कंप्लीट हो चुका है और अब आप बचा हुआ जो कोर्स है वो मार्च के एंड तक तो जरूर उसको कंप्लीट कर लेंगे, इन केस अगर आपका बचा है, अगर आप ड्रॉपर में हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जो 12th वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और वो अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते जा रहे होंगे, राइट। तो हम लोग सबसे पहली चीज बैलेंसिंग है। अब ये भी देखना है कि अगर मुझे मैथ्स में पढ़ना है, फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है तो क्या चीज पढ़ना है। तो यानी कि व्हाट टू स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आप कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। बहुत बार बच्चों की आदत क्या होती है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपिक लिया और उसी में सारी चीजें करने लग गया। उसमें जब सारी चीजें आप करने लग जाते हो तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो हो सकता है स्ट्रांग हो जाए लेकिन कोई ना कोई चीज छूट भी जाएगी। समझ में आएगा? तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जेईई मेन में जो सिलेबस कवरेज है वो बहुत ज्यादा रहता है। हर एक, आपको पता है 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में 25 आपको करने हैं, जो न्यूमेरिकल टाइप उसमें 5 करना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि एक एक सवाल, दो सवाल हर एक से रहते ही रहते हैं। यानी कि जो कवरेज है उसको बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। यानी कि हमारे को जो कवरेज वाला पार्ट है जेईई मेन के हिसाब से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इस कवरेज वाली चीज को भी ध्यान रखते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि देखो जेईई मेन में हमको बहुत ज्यादा स्किल नहीं चाहिए होता, हमारे को एक एवरेज लेवल तक का स्किल चाहिए होता है। हमारे को नॉलेज पूरा होना चाहिए, फॉर्मूले का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। जो रिवीजन वाला पार्ट है उसमें हमारे को इन सब चीजों में दिमाग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यानी कि हमारा जो कवरेज होना चाहिए दैट इज वेरी मैंडेटरी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जरूर मायने रखता है कि आप सिलेबस में जो भी आप कर रहे हो उसमें आपकी एफिशिएंसी कितनी है, उसके हिसाब से भी ये चीज होगी। अब अगर हम बात करें अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज हम कैलकुलस की बात करें तो हमें इसमें से कौन सी चीज कितनी करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हम एक बार बात कर रहे हैं, सो दैट कि आप जो है कम से कम 80 प्लस 70 प्लस जो है नंबर वो जरूर अचीव कर सको। और जो मैं बातों को बोल रहा हूं अगर आपने उसको सीरियसली फॉलो किया, लिख कर अपनी कॉपी में फॉलो किया, तो मेरा मानना है कि इंपैक्ट आप पे बहुत अच्छा आएगा, आप बहुत बढ़िया रिजल्ट की तरफ बढ़ोगे। लेकिन उससे पहले एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम शुरुआत करेंगे जीवन में, ठीक है ना, उस रिवीजन प्रोसेस का, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समंदर सा दिखेगा, लगेगा कि यार इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे हो पाएंगी। बट यकीन मानिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दोस्त, चीजें अपने आप ठीक ठीक होती जाएंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये बहुत ध्यान रखें कि इन सब चीजों के ऊपर हम फोकस बना के रखें और उसके बाद हम स्टार्ट लें, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल कुछ भी रैंडमली अब चालू कर रहे हो। अब हमारे को थोड़ा सा प्रोसेस में सुधार लाने की बहुत जरूरत है। जैसे अगर हम अलजेब्रा में बात करें कि क्या क्या टॉपिक्स हैं अलजेब्रा में, अगर कुछ एक आध टॉपिक्स मिस हो गए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट पहले से एडवांस में, बट स्टिल आई हैव रिटन दोस टॉपिक्स। जैसे कि आप देख सकते हो बेसिक मैथ्स, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, देन इज प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स डिटरमिनेंट एंड
मैट्रिसेस। तो आप सबको मैं अभी एक बार बात कर रहा हूं इन सब चीज पे फोकस करने के लिए क्या क्या चीजें किस किस में करने की जरूरत है। अगर हम बेसिक मैथ्स की बात करें तो आप ज्यादा से ज्यादा एक बार इसकी सरसरी निगाह से थ्योरी को देख लीजिए, उसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो जो चैप्टर के बारे में बोलता जा रहा हूं वही वही चीजें आप करें तो मेरे ख्याल से रिवीजन प्रोसेस को आप बहुत बेटर बना सकते हो दोस्त, ठीक है ना। तो बेसिक मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी कर लो, उससे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। लॉगरिथम में एक बार इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको बस देखकर पीवाईक्यूज कर लीजिए, जे एडवांस वाली चीजों का समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें आपकी बहुत आसानी से निकल जाएंगी, ठीक है ना। जे एडवांस का पीवाईक्यू कर लो, अपने आप हो जाता है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जस्ट सी द प्रॉपर्टीज एंड डू पीवाईक्यूज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल वो जो न्यूटन थ्योरम है अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन, उस पे सवाल आते हैं, तो आप उस अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन वाली चीज को जरूर देख लीजिएगा न्यूटन बाइनोमियल के हिसाब से। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। बहुत बार आ जाता है कि यार इन दोनों के जो वैल्यूज हैं वो इससे बड़े हों उसके लिए क्या करना है, ऐसा, ठीक है ना। तो अभी मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी ये लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड जो चीजें हैं मटेरियल डाला, अगर इनकेस आप देखना चाहें तो जरूर देख लीजिएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या कहा कि थ्योरेटिकली आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए, राइट। दूसरी चीज हमारी को क्या करनी है कि अगर हमको करना है तो जेई मेन वाली जो एक्सरसाइज होती है, पीवाईक्यूज होते हैं, उसको कर सकते हैं आप, ठीक है। ये मैं हर जगह बोलूंगा, जेई मेन के पीवाईक्यूज और ऑलमोस्ट हर जगह बोलूंगा, ठीक है ना। और जे एडवांस के पीवाईक्यूज, ठीक है ना। लेकिन इसमें सब मत करो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करने की जरूरत है, सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस करने की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि और ऐसा भी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपने देखा भी होगा, मैं पिछले साल ही बोल रहा था कि बहुत सारे सवाल जे एडवांस के डायरेक्टली उठ के जेई मेन में आते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जे एडवांस के हम कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। वंस अगेन हम लोग वही क्वेश्चंस करने वाले हैं, बताइए, जो सिंगल करेक्ट वाले सवाल है। मल्टीपल करेक्ट करने क्या नहीं करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन करने क्या नहीं करने, कौन सी चीज करनी है, स्पेसिफिकली हमें सिंगल करेक्ट वाले सवालों को करने की जरूरत है। सीक्वेंस एंड सीरीज जैसा कि मैंने बताया आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे जे एडवांस हो चाहे जे मेन हो, समझ में आएगा, दोनों में चीजें आती हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का दोस्त अच्छे से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर मैं अच्छे से कहता हूं तो क्या क्या करने की जरूरत है, तो पूरे नोट्स में जो थ्योरेटिकल पार्ट है या उसके इलस्ट्रेशन है उसको जरूर करिए। और जे मेन पीवाईक्यूज, जे एडवांस पीवाईक्यूज, जे एडवांस पीवाईक्यूज में कौन से सिंगल करेक्ट वाले सवाल जरूर कीजिएगा। तो इसका थोड़ा खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लग रहा है कि सर अभी जोर आ रहा है, नहीं उठा पा रहा हूं, तो मेरा कहना है कि यार ठीक है, अब यार तो इसको थोड़ा सा लेटर ऑन ले लेना आप, ठीक है, अभी मत लो, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जरूर करो, ये जरूर करो, ये जरूर करो। ये इजी चैप्टर्स भी हैं एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये हो जाते हैं सवाल इनके, ठीक है ना। लेकिन अगर लगता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ बच्चों को नहीं, यार सर मेरे को अभी दिक्कत आ रही है, तो उसको लेटर ऑन अपन लेते हैं, अभी नहीं लेते हैं, नहीं तो ये हो सकता हो नहीं। तो हम लोग बोले कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में वी विल टेक इट लेटर ऑन। इसमें करेंगे क्या, इसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या कि देखो जैसे ग्रुपिंग वगैरह होती है वो अच्छे से देख लो, ग्रुपिंग की थ्योरीज को अच्छे से पढ़ लो आप, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको पता होता है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ही दिक्कत है तो भैया वो सब चीजों का बेस है, समझ में आएगा। तो इसलिए उसको फिर देख लेना, अच्छे से क्लियर कर लेना। अदर देन दैट मैंने क्या कहा आपके लिए कि आप ग्रुपिंग जरूर देख लीजिएगा। दूसरी चीज हमारे को इसमें क्या देखने की ज्यादा जरूरत है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट वाला पार्ट जरूर देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को एक और चीज करने की जरूरत है इसमें, ठीक है, अरेंजमेंट जो हम लोग अलाइक वाला करते हैं ना वो भी जरूर करें, ठीक है ना, अलाइक वाला। और फिर उसके बाद हम पीवाईक्यूज वगैरह कर सकते हैं। तो यानी कि आप इसमें देखो बहुत ही सीक्वेंशियली बढ़ो, ठीक है ना। अगर अभी लग रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं, छोड़ दो। अब उसके बाद हम लोग क्या करें कि लेटर ऑन जब भी लें तो पहले ये चीजें देखें, फिर उसके बाद पीवाईक्यू जेई मेन कर लें एक बार दोस्त, ठीक है। और जब पीवाईक्यू जेई मेन हो जाए, लगता है कि आपके पास अब चीजें हो गई हैं, तो अब जे एडवांस या फिर बचे हुए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पार्ट को आप देखो, समझ में आएगा। तो इतना ज्यादा उसमें डरने की जरूरत नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जे मेन पॉइंट ऑफ व्यू, इसके सवाल आते ही आते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम को आप जरूर देखिए, और बिल्कुल डिट्टो जो क्लास में जो कॉपी में जो करवाए हुए हैं वही आते हैं, ठीक है ना। तो क्लास की कॉपी को अच्छी तरीके से देख लीजिए और फिर जेई मेन कर लीजिए दोस्त। क्लास कॉपी को जरूर देखिए और इसका जेई मेन कर लीजिए। जेई एडवांस करना है क्या, चाहो तो आप इसका छोड़ सकते हो जेई एडवांस, बट जेई मेन जरूर कर लेना। फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो जेई एडवांस का सिंगल करेक्ट जरूर कर लेंगे, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट स्टिल समवन इज अनकंफर्टेबल विद प्रोबेबिलिटी, लगता है कि यार अभी नहीं ज्यादा है तो छोड़ दो, ठीक है, और बाद में इसको तुम ट्राई मार सकते हो, ठीक है ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी ऑफ कोर्स बेस थ्योरम रहेगी, लेकिन बेस थ्योरम सीखने और जानने के पहले बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उसको भी आपको थोड़ा देखना तो पड़ेगा। लेकिन स्टिल मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको आता है तो ये स्कोरिंग होता है आपके लिए, और सबसे कम समय में होता है। बहुत अच्छी बात है इस तरह के चैप्टर्स की कि अगर आपने इसको अच्छे से सीख रखा है फ्रॉम द बेसिक्स, तो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आपको इसमें टाइम कम लगेगा और आप जल्दी से इसको सही भी करेंगे, क्योंकि बहुत टफ लेवल के सवाल आते नहीं है। कभी आ जाए तो एक अलग बात है, बट जनरली नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस चीज में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, जेईई मेन इसका भी करने वाले हैं, और जेईई एडवांस के सिंगल, करेक्ट। और जैसा मैंने लास्ट ईयर बताया भी था कि काफी टफ प्रॉब्लम था जेईई एडवांस का, और वो डायरेक्टली जेईई मेन में आ गया था, समझ में आएगा। जिनको आंसर्स याद हो तो डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगर लग रहा है कि बहुत दिक्कत आ रहा है, हार्ड हो रहा है, तो मॉड्यूलस, आर्गुमेंट, कॉन्जुगेट, राइट, इसको तो मस्त देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो इन्हीं से सवाल आए और आप आसानी से इसको कर ले जाओ, समझ में आएगा। और जेईई मेन की एक्सरसाइज जरूर करिए, ठीक है। तो जेईई मेन के अब इसमें बोलोगे सर जेईई एडवांस करें क्या, नहीं, तो अगर आप बहुत एफिशिएंट लेवल पे नहीं है, प्रो मैक्स लेवल पे नहीं है, तो मेरे ख्याल से अभी आप इसके जेईई एडवांस को त्याग सकते हो, क्योंकि उस जेईई एडवांस के सिंगल क्रेडिट वाले सवालों को भी करने में बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, समझ में आएगा। तो अपनी एफर्ट को हम किस तरीके से चैनलाइज कर सके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि मैं कॉम्प्लेक्स करने में लगा रहा हूं और बाकी सारी चीजें मेरी छूट जाए, समझ में आएगा। तो हमें इसीलिए सबसे पहले इन सबको निपटाते जाना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेटर ऑन, प्रोबेबिलिटी लेटर ऑन। कॉम्प्लेक्स में भी स्टार्टिंग में करें तो बस इतना करके देख लें, समझ में आएगा एक बार। और z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई या आर ई की पावर आइटा थीटा, सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से थोड़ा जज करने की कोशिश कीजिए कहां पे क्या यूज करना पड़ता है। देन कम्स डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस गाइस। तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस सवाल आते हैं और ये इजी भी होता है, अगर आप करना चाहो तो अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसमें भी आप जेईई मेन की एक्सरसाइज जरूर कर लें और ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अलजेब्रा। देन कम्स कैलकुलस गाइस। तो कैलकुलस में फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हालांकि जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होती है। इनवर्स में थोड़ी होती भी है, तो थोड़ा बेसिक लेवल की प्रैक्टिस को और बढ़ा लो, क्योंकि उससे ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी है इसकी, ठीक है ना। सिंपली जेईई मेन करना है, थ्योरी जरूर पढ़ ले। और थ्योरी में ऐसा कुछ होता नहीं यार, लिमिट की थ्योरी आपको पता ही है, एलएचएल आरएचएल वाली थ्योरीज पड़ी हुई है, समझ में आएगा। इसमें भी लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, और ये फिर मेरे ख्याल से एलएसडी आरएसडी के एक्सप्रेशंस देखने होते हैं। जेईई मेंस कर लीजिए, तो बहुत ज्यादा मत घुसिए। हाँ, कुछ थ्योरम्स रहते हैं, जरूर उसको रिविजिट कर लीजिएगा अगर बिल्कुल भूल चुके हो तो जरूर, और खासकर डिफरेंशिएबिलिटी में उसको रिविजिट कर लिया। यानी कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट रहेगा, क्योंकि अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी हिला दिया तो ये अपने आप ही हिल जाएंगे, समझ में आएगा। तो इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। और जेईई मेन के पार्ट और मॉडुलस के जो सवाल है उसमें डरिएगा मत कि उस तरह के सवाल आएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस के रिलेटेड सवाल आएंगे, तो आप इसको थोड़ा सा जेईई मेन और इसका जेईई एडवांस का सिंगल करेक्ट जो कीजिएगा, तो मेरे ख्याल से ये भी आपका वेल एंड गुड हो जाएगा। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वेरी इजी टॉपिक, आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। क्लास नोट्स जरूर अच्छे से कर लीजिएगा इसमें, चाहे आप जेईई मेन जेईई एडवांस करें चाहे नहीं करें, बस क्लास नोट्स जरूर कर लीजिएगा। अगर लग रहा है कि नहीं इसमें जेईई मेन जेईई एडवांस करने का टाइम नहीं, तो उसका छोड़ भी सकते हो, क्लास नोट्स अच्छे से कर लीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, द सेम गोज हियर आल्सो। अगर आपने इसके क्लास नोट्स अच्छे से कर लिए मेरे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें ही अच्छे अच्छे लेवल के इलस्ट्रेशन है और वो आपको सारा कुछ जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेगा। और अगर आपको लगता है तो मोनोटोनिसिटी की जेईई मेन कर लीजिए बस आप, ठीक है। मोनोटोनिसिटी की जेईई मेन कर लीजिए। लगता है कि नहीं सर मेरे पास समय है, तो आप मैक्सिमम मिनिमम कर लीजिएगा। टेंजेंट नॉर्मल के करो नहीं करो, ठीक है ना, एक बराबर ही है, तो आप देख लीजिएगा, क्लास नोट जरूर कर लीजिएगा, सो दैट कि जो आपका टेंजेंट नॉर्मल का पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका सिर्फ जेईई मेन कीजिए, आपको सब कुछ मस्त हो जाएगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो these are definitely very important. एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, these are also very important. इनको आप मिस नहीं कर सकते हो किसी भी स्थिति में, आपको इसमें थोड़ा सा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इनमें जेईई मेन तो एटलीस्ट आपको सबके ही करने पड़ेंगे, तो जेईई मेन एटलीस्ट आपको सबके ही करने पड़ेंगे। और अगर जेईई एडवांस के सिंगल करेक्ट करना चाहते हो कुछ कुछ में तो कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो,
तो हम लोग लेकिन कर लो तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। इंडेफिनिट की क्लास नोट्स आपको करने पड़ेंगे, डेफिनेट के भी क्लास नोट्स करने ही पड़ेंगे। एरिया अंडर कर्व के क्लास नोट्स को जल्दी कर सकते हो क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे ही होते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्लास नोट्स करने पड़ेंगे गाइस, ठीक है ना। और जेईई मेन भी करना पड़ेगा। तो अपने पास ये इतना टाइम है कि आप ये सब चीजें मैनेज कर सको। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसके अलावा भी अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो चीजों में तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अभी आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। इनके भी सवाल एक एक दो मिलते रहते हैं। पैराबोला पे खासकर ज्यादा फोकस करें आप और सर्कल पे भी थोड़ा फोकस ज्यादा करें, समझ में आएगा। क्योंकि जेईई मेन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले टेंजेंट नॉर्मल के बिल्कुल याद कर लीजिए, घोट लीजिए गले के अंदर और गले के बाहर तक, बहुत ऐसे फ्रीक्वेंटली नहीं आना जाना लगा रहे। तो हम लोगों को टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है जो इक्वेशंस वगैरह हैं वो सब अच्छी तरीके से याद कर लेना है। एंड वंस यू आर एबल टू डू दिस पैराबोला अच्छे से, तो एलिप्स और हाइपरबोला एक जैसा ही चलता है, समझ में आ गया। जस्ट यू नीड टू रिविजिट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल हियर एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दैट। और वो मतलब वो सब जितनी चीजें वो सब जरूर देख लीजिएगा हाइपरबोला में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आप क्विकली निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट। ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बहुत ज्यादा समय लगना चाहिए। आप अगर थ्योरी और नोट्स में जो चीजें हैं उसको अगर अच्छे से याद रखोगे तो मेरा मानना है बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हो। वेक्टर्स इन 3D, तो वेक्टर्स इन 3D में देखो 3D का जेईई मेन अपने आप में बहुत सफिशिएंट। आप थ्योरी करो चाहे नहीं करो, आप जेईई मेन दोनों के कर लो भैया, समझ में आएगा। और अगर कहीं लग रहा है कि सवालों में फंस रहे हो, ठीक है ना, तो फिर थ्योरी को रिविजिट कर लो। ये सोचते हुए बोल रहा हूं कि आपने वेक्टर इन 3D अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर वेक्टर इन 3D अच्छे से पढ़ा हुआ है तो फिर अगर आप करते वक्त जो सवाल सॉल्व करते वक्त आप सिर्फ जेईई मेन अगर कर लेते हो ना तो आपका काम हो जाएगा। आपको सवालों में बहुत ज्यादा मतलब सॉरी थ्योरी में बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। फिर भी लग रहा है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भूल गया हूं तो थोड़ा बहुत देख लो, लेकिन बहुत ज्यादा थ्योरी में मत घुसो। सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन आप करके कंप्लीट कर लो। देन कम्स योर ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज कंपाउंड एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आपको खटाखट इसकी जो थ्योरी है उसको अच्छे तरीके से निकाल लेना, क्योंकि थ्योरी में ही सारे एप्लीकेशन के पार्ट होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करते वक्त जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में कैसे हमको जाना है उसको थोड़ा सा आप फील करते हुए जाना। एंड देन कम्स जेईई मेन टॉपिक। ये शॉर्ट नंबर्स हैं आपके। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से कर लिया है स्टार्टिंग में ही, अब कर लिया है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा भी डिले मत कर लेना कि अप्रैल में ही करेंगे सर, ठीक है ना। कोशिश करो कि मार्च एंड तक इसको अपन कंप्लीट कर दें और अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें। इसके पीवाई की जरूर कर लें, क्योंकि इसको अगर आपने देखो साधा ना तो कम से कम 3 सवाल तो आपके बहुत ही इजीली निकलने वाले हैं। 3 सवाल मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है गाइस। तो इसलिए इसको जरूर सेट रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, देन मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस वाइज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में इन्वॉल्व होगा। तो ये सब चीजें आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से कर सकते हो गाइस। तो मेरे ख्याल से आप इनको बहुत 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 अच्छी तरीके से देख लेना जरूर से। ये शॉर्ट आपके 3 सवाल जो है निकल ही जाएंगे। तो इससे आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। अगर आप इस तरीके से इस चीज को मैनेज कर रहे हो, स्पेसिफिकली मैंने बता दिया कहां पे कितना जोर देना है। तो देखो पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर अपने हिसाब से उस प्लानिंग को जरूर बना लेना। ऐसा ना हो कि बस वीडियो देखकर उसको छोड़ देना, उसको उसके हिसाब से फॉलो मत करना, क्योंकि जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक एक्चुअली वो इफेक्ट आएगा नहीं। तो 80 नंबर, 70 नंबर, 90 नंबर तक भी आप बहुत आसानी से इससे पहुंच सकते हो। अब जितनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ाओगे उसमें उतना ज्यादा आप इसमें कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और कि अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स लग रही हैं तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर डालिएगा, सो दैट कि आई कैन सॉल्व ऑल दोस प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।